किसी भी हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग के बारे में सोचें। वहाँ एक स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी चेक पॉइंट होता है ना, जो तय करता है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। हमारी बॉडी का हर एक लिविंग सेल ठीक इसी तरह काम करता है। इसका अपना एक बेहद सोफिस्टिकेटेड बायोलॉजिकल सिक्योरिटी चेक पॉइंट होता है, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो आज की इस चर्चा में हम इस माइक्रोस्कोपिक बाउंड्री के रहस्यों को डीपली एक्सप्लोर करने वाले हैं। बस फटाफट एक नज़र डालते हैं आज के इस एक्सप्लेनर के रोड मैप पर। हम शुरू करेंगे सेल्यूलर बाउंड्री से, फिर फ्लूइड म्यूजिक मॉडल, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का कंपैरिजन, सॉल्यूशंस के टाइप्स और आखिर में इंटरेस्टिंग पोटैटो एक्सपेरिमेंट और समरी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दी अल्टीमेट सेल्यूलर बाउंड्री की, एक ऐसी खासियत जो इस धरती पर मौजूद हर एक लिविंग सेल में यूनिवर्सली पाई जाती है। ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन, या जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ 7 से 10 नैनोमीटर पतली होती है, मतलब सबसे तेज धार वाला किचन नाइफ भी इसको क्लीनली काट नहीं सकता। पर इसकी पतली सी लेयर पर मत जाइए, ये एक सेलेक्टिवली परमिएबल बाउंड्री है। एक स्ट्रिक्ट अल्टीमेट गेटकीपर की तरह ये सिर्फ कुछ खास चीजों को अंदर आने या बाहर जाने देती है और बाकी सब ब्लॉक कर देती है। सब कुछ इसके पूरे कंट्रोल में है। पर आखिर ये इतनी स्मार्ट बाउंड्री दिखती कैसी है? आइए इसके स्ट्रक्चर पर चलते हैं। द फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। इसे एक माइक्रोस्कोपिक स्विमिंग पूल की तरह इमेजिन करना सबसे आसान है। इस स्विमिंग पूल में पानी नहीं बल्कि फैट्स की 2 लेयर्स हैं, जिसे लिपिड बाइलेयर कहते हैं। इन फैट्स के हेड्स हाइड्रोफिलिक होते हैं, यानी पानी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए ये हमेशा बाहर की तरफ पॉइंट करते हैं। और इनकी टेल्स हाइड्रोफोबिक होती हैं, यानी पानी से डरती हैं, इसलिए वो अंदर की तरफ छुपी रहती हैं। और इस लिपिड के पूल में प्रोटीन्स तैरते रहते हैं, बिल्कुल एक स्विमिंग पूल में तैरते हुए लोगों की तरह। ये प्रोटीन्स ही एक्चुअल गेटकीपर्स हैं। और क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूल्स आपस में साइडवेज मूव कर सकते हैं, फ्लिप और रोटेट कर सकते हैं, इसलिए इस मॉडल को फ्लूइड कहा जाता है, एकदम डायनामिक। अब स्ट्रक्चर तो समझ लिया, पर ये गेटकीपर्स प्रैक्टिकली काम कैसे करते हैं? यहाँ एंट्री होती है माइक्रोस्कोपिक ट्रांसपोर्ट के रूल्स की, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। इन दोनों प्रोसेसेस के बीच का डिफरेंस समझना सबसे क्रूशियल है। लेफ्ट साइड पर देखिए, डिफ्यूजन। ये पार्टिकल्स का जनरल मूवमेंट है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। इसमें किसी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती, जैसे एक बंद कमरे में परफ्यूम का फैलना। राइट साइड पर है ऑस्मोसिस। ये स्पेसिफिकली वाटर यानी सिर्फ पानी का मूवमेंट है। जब पानी एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके डाइल्यूट सोल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ बढ़ता है, तब उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। तो आखिर इस पानी का मूवमेंट तय कैसे होता है? ये पूरी तरह डिपेंड करता है आसपास के एनवायरनमेंट पर, यानी 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस: आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। यहाँ इन एरोज के फ्लो को ट्रैक करना सबसे जरूरी है। सबसे पहला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें अंदर और बाहर कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल बराबर होती है, तो नेट मूवमेंट 0 होता है और सेल में कोई चेंज नहीं आता। दूसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ बाहर सॉल्यूट कम होता है, इसलिए पानी सेल के अंदर घुसता है और सेल स्वेल हो जाता है, यानी फूल जाता है। और तीसरा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ बाहर सॉल्यूट बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से सेल के अंदर का पानी बाहर निकलने लगता है और सेल पूरी तरह से श्रिंक हो जाता है, यानी सिकुड़ जाता है। ये सारे माइक्रोस्कोपिक रूल्स थियोरी में तो ठीक है, पर चलिए इन्हें एक रियल वर्ल्ड मैक्रोस्कोपिक डेमोन्स्ट्रेशन में देखते हैं, द पोटैटो एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप बिल्कुल सिंपल और सीधा है। हम एक आलू लेते हैं और उसे 2 लगभग बराबर हिस्सों में काट लेते हैं। फिर उनका इनिशियल वजन नोट कर लेते हैं। एक टुकड़े को बीकर ए में डालते हैं, जिसमें सिर्फ प्लेन वाटर है, और दूसरे को बीकर बी में डालते हैं, जिसमें 20% सॉल्ट सोल्यूशन यानी नमक का पानी है। अब ठीक 1 घंटा इंतजार करते हैं। आइए देखते हैं इस साइंटिफिक टेस्ट का फाइनल वजन और रिजल्ट क्या आता है। और 1 घंटे बाद का नतीजा यहाँ सामने है। विजुअल्स को कंपेयर करते ही ऑस्मोसिस का बड़ा इफेक्ट बिल्कुल क्लियर दिखता है। लेफ्ट में हमारा बीकर ए है, जिसमें प्लेन पानी था, और राइट में बीकर बी, जिसमें नमक वाला पानी था। आलू के इन टुकड़ों में आए फिजिकल बदलाव पर ध्यान दें। आइए इन रिजल्ट्स को हमारी डेफिनेशन से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। बीकर ए का पानी हाइपोटोनिक था, एरो अंदर की तरफ, इसलिए पानी ऑस्मोसिस से आलू के सेल्स के अंदर गया, आलू स्वेल हो गया और उसका वजन बढ़ गया।
लेकिन बीकर बी का पानी हाइपोटोनिक था, एरो बाहर की तरफ। इसने आलू के सेल से पानी बाहर निकाल लिया, जिससे आलू श्रिंक हो गया और उसका वजन कम हो गया। यहाँ सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि सेल मेम्ब्रेन ने नमक को अंदर नहीं आने दिया, सिर्फ पानी को ट्रैवल करने दिया। यही तो सिलेक्टिव परमिएबिलिटी का अल्टीमेट प्रूफ है। चलिए, अब वक्त है इस पूरे सफर को एक जगह समेटने का। नैनोमीटर स्केल से लेकर इनविजिबल चेंजेस तक सब कुछ एक क्विक समरी में देखते हैं। तो हमने क्या देखा? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन एक अल्टीमेट बाउंड्री है। इसका पूरा स्ट्रक्चर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पर आधारित है, जिसमें लिपिड्स और फ्लोटिंग प्रोटीन्स मिलकर गेट कीपर्स का काम करते हैं। ये स्ट्रिक्ट डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के रूल से ट्रांसपोर्ट कंट्रोल करते हैं। और जैसा एरोज डिक्टेट करते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट्स तय करते हैं कि पानी किस डायरेक्शन में जाएगा। ये एरोज और इनका मूवमेंट कोई छोटी बात नहीं है। यही पूरा प्रोसेस इंश्योर करता है कि सेल्स को न्यूट्रिएंट्स मिले, उनका आकार सही रहे और ओवरऑल हेल्थ परफेक्टली मेंटेन रहे। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक गहरे विचार पर रुकना चाहिए। अगर सिर्फ एक 7 नैनोमीटर की माइक्रोस्कोपिक बाउंड्री, ये छोटे छोटे गेटकीपर्स हर एक सेल का फूलना और सिकुड़ना कंट्रोल कर सकते हैं, तो जरा सोचिए कि कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बॉडी के डेली सर्वाइवल और हेल्थ पर इसका कितना बड़ा असर होता होगा। यही बायोलॉजी का सबसे बड़ा जादू है। आज की इस दिलचस्प चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।